अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेट में एनसीईआरटी सीरीज 6 to 8 साइंस के 2 चैप्टर से क्लास के हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड क्लास को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था भोजन के स्रोत यानी कि पादप और जांतव स्रोत जो थे, जिसमें पादपों से प्राप्त होने वाले भोजन जैसे सब्जी, अनाज इत्यादि को हमने पादप स्रोत में पढ़ा था, और जांतव स्रोत घी, अंडा, मछली, दूध इत्यादि को हमने जांतव स्रोत में पढ़ा था। इसके साथ ही साथ हमने और भी इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको भी पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का परीक्षण भी किया था। साथ ही साथ विटामिन, जो जितने प्रकार की विटामिन होती है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को पढ़ा था। खनिज लवण को पढ़ा था। अभावजन रोग, संतुलित आहार के साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे उनको पढ़ा था। आज हम क्लास थर्ड को पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर है तंतु से वस्त्र। क्लास 6 का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका जो है चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र। अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम रोज कपड़े पहनते हैं। कई तरह के कपड़ों का हम अलग अलग उपयोग करते हैं। हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। कुछ महीन, कुछ मोटे, कुछ रंगीन, सफेद, चमकीले, चिकने, खुरदुरे वस्त्र आदि होते हैं। आपने भी कई वस्त्र देखे होंगे। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कौन कौन से कपड़े आप कहाँ पहनते हो। क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े बदलते हैं या एक ही मौसम में कपड़े पहने रहते हैं? सभी एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं? क्या पहनने के अलावा कपड़ों के और भी उपयोग है? आखिर ये कपड़े कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? इन सारी चीज़ों पर आपको चर्चा करनी है। क्रियाकलाप एक इसमें दिया गया है। ये क्रियाकलाप आपको घर पे करके देखना है। अगर किया होगा तो आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हो। क्या आप अपने माता पिता के साथ पर्व त्योहार के समय नए कपड़े खरीदने दुकान गए होंगे? वहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र विभिन्न रंगों से सजे रहते हैं। दुकानदार समझाता है कि कुछ कपड़े रेशमी, कुछ सूती, कुछ ऊनी, कुछ कृत्रिम यानी कि टेरिकॉट आदि हैं। क्या आप इनकी विविधता की पहचान कर सकते हो? आप अपने नज़दीक दर्जी की दुकान पर जाइए तथा वहां से कुछ कपड़ों की कतरने इकट्ठी कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को छूकर अनुभव कीजिए। अलग अलग तरह के कपड़ों की कतरने अपनी कॉपी में चिपकाएं तथा अपने मित्र दर्जी या माता पिता की सहायता से कपड़ों के प्रकार भी लिखिए, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। क्रियाकलाप 2, आपने स्वेटर बनाते हुए किसी को, अपने आसपास किसी को देखा होगा। स्वेटर बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें। स्वेटर एक धागे की बुनाई से बनाया जाता है। एक सूती कपड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर कोई धागा, ढीला तागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इससे बाहर खींचिए। धागा दिखाई ना दे तो पिन से निकाल सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों का एक साथ बुनने पर वस्त्र बना होता है। तो धागों को एक साथ जब बुना जाता है तो उससे वस्त्र तैयार होता है। और यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, वस्त्र धागे का चित्र। क्या सभी वस्त्र धागों से बनते हैं? कॉपी पर जो वस्त्र आपने चिपकाए उसके नीचे धागे भी लगाइए। ये धागे किससे बनते हैं? आपने सुई में धागा तो पिरोया होगा। यदि नहीं पिरोया तो आप पिरोकर देखिए। कई बार धागे का अगला सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। आपने काफी बार देखा होगा कि सुई में जब धागा पिरोते हैं तो वहां पर कुछ लड़ियां सी निकल आती हैं, जिसकी सहायता से सुई में धागा पिरोना मुश्किल होता है। धागे की ये पतली लड़ियां और भी पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती हैं। मतलब धागा जो बनता है वो पतली लड़ियों से बनता है, और वो पतली लड़ियां और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं? जो धागे की पतली पतली लड़ियां होती हैं उनसे मिलकर जो है तंतु बनता है। धागे की ये पतली लड़ियां और लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। क्या सभी प्रकार के धागे सूत, जूट, रेशम तंतु से बनते हैं? तो सभी प्रकार के धागे जो है सूत, रेशम, तंतु से बनते हैं। इन धागों को खोलकर देखिए। कुछ वस्त्र सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ वस्त्र जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें कुछ वस्त्र के तंतु होते हैं पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? जो हमें पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे सूत कपास से प्राप्त होता है। रेशमी सूत रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। इसकी एक पूरी खेती होती है। किस तरह से? काफी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसको हम क्लास 7th में पढ़ेंगे कि रेशम कीट का जो पालन है वो किस तरह से किया जाता है। और
ऊँट बकरी ऊन भेड़ बकरी ऊँट याक आदि से प्राप्त होता है किया जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने से बांस से भी तंतु प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त तंतु होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और तंतुओं से मिलकर ही क्या बनता है, धागा बनता है। धागों से मिलकर जो है वस्त्र तैयार होता है। हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे। तो हजारों वर्ष तक क्या होता था, पहले जो है प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु यानी कि आपके पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु होते थे उन्हीं से वस्त्र बनाए जाते थे। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके स्रोत पौधे व जंतु नहीं है, तो पिछले 100 वर्षों से क्या है कि रासायनिक पदार्थों के निर्माण से जो है तंतुओं को तैयार किया जा रहा है, जिनके स्रोत पौधे और जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें मानव निर्मित तंतु कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से मानव निर्मित तंतु कौन सा है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। एक्रिलिक आज के समय में काफ़ी इसका प्रयोग किया जा रहा है, आपने देखा भी होगा अपने आसपास एक्रिलिक के बने वस्त्रों को। तो ये 3 पॉइंट जो है आप यहाँ से लिख सकते हो, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब पढ़ेंगे हम कुछ पादप तंतु। पादप तंतु यानी कि जो पौधों से प्राप्त तंतु होते हैं, जिसमें पहला है आपका रुई यानी कि कॉटन। क्या आपने कभी दीपक डिबिया के लिए रुई से बत्तियां बनाई हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकियों में किया जाता है, आपने देखा भी होगा, रुई का प्रयोग भी किया होगा। थोड़ी रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, इन किनारों को ध्यान से देखिए। क्या आपने देखा, ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतु हैं। तो ये किससे बनी होती हैं, ये कपास के तंतु होते हैं और इसकी कपास की खेती होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी क्या होती है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। आपको दे दी जाएगी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो यहाँ पर कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो काली मिट्टी होती है। दिया भी है ये यहाँ पर, ये देख सकते हो कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा गर्म जलवायु होनी चाहिए। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट करके चलिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तंतु से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी उपजाऊ होती है। और हमारे देश में महाराष्ट्र में कपास की खेती की जाती है, और भी कई सारे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल में भी की जाती है। इसके साथ साथ और भी राज्य हैं जिसमें हमारे देश में कपास की खेती की जाती है। हमारे देश में क्या आप ऐसे राज्य के नाम बता सकते हो जहाँ कपास की खेती की जाती है? तो आप भी लिखिए, मैंने आपको बता दिया है, महाराष्ट्र में होती है, और किसी किसी जगह बिहार में भी होती है, और आपका इधर बंगाल में भी होती है, और आप देख के लिख सकते हो। कपास के पौधों के किस भाग में रुई बनती है, इसके बारे में अपने शिक्षक और गांव के बुजुर्गों से पता कीजिए। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? कपास के फूल काफी विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई की गोलक के रूप में दिखाई देते हैं। तो कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी में की जाती है, और जब कपास के फूल पूरी तरीके से, पौधा बड़ा हो जाता है, फूल उसके पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद के जो तंतु होते हैं, जो रुई दिखाई देती है उजले उजले गोलक की तरह, जिसे कपास गोलक कहते हैं। तो ये भी आपको नोट करके चलना है कि कपास के फूल पूर्ण तरीके से जब विकसित हो जाते हैं और उजले उजले दिखाई देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। साधारणतः पौधों से कपास को हाथों से चुना जाता है। तो यहाँ पर साधारणतः क्या है कि जो कपास के पौधे होते हैं जब पूर्ण तरीके से विकसित हो जाते हैं, यानी कि कपास गोलक बन जाते हैं, तो उन्हें हाथों से अलग कर लिया जाता है। उनके फूलों को हाथों से अलग किया जाता है। इसके बाद बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास के बिनोलों को बिनोले से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो कपास ओटना किसे कहते हैं कि साधारणतः कपास के पौधों को हाथों से चुना जाता है। इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से कपास के बिनोलों को अलग किया जाता है। कपास के बिनोलों को अलग किया जाता है, इस क्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ही ओटी जाती थी।
लेकिन पहले क्या होता था कि कपास जो है हाथों से ही ओटी जाती थी, अब मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे, कपास को हमने पढ़ लिया, उसकी खेती जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, यानी कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त जो जलवायु और आपकी मिट्टी क्या होनी चाहिए, गर्म जलवायु होनी चाहिए और मिट्टी जो है काली मिट्टी होनी चाहिए, तभी कपास की खेती वहाँ हो सकती है। दूसरा आपने कपास के गोलक को पढ़ा, कपास ओढ़ना पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जूट क्या होता है। तो जूट को हम पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन के पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कपास जो है वो पौधे के फूल के भाग से प्राप्त किया जाता है। पॉइंट आपको नोट करके चलना है, समझना है, नोट नहीं कर सकते तो आप समझ के चलिए कि कपास जो है पौधे के फूल के भाग से प्राप्त किया जाता है और पटसन तंतु के पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। यानी पटसन का तंतु किससे, तने से प्राप्त किया जाता है और कपास का जो है फूल से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसकी खेती के लिए क्या आवश्यक है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में धान भी होता है और पटसन यानी कि जूट भी आपका धान जो है वर्षा ऋतु में होता है। भारत में पटसन के प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करके चलना है कि पटसन कहाँ कहाँ होता है। वो आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होता है और वर्षा ऋतु में जो है इसकी खेती की जाती है। बिहार के कटिहार में मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। तो इसको भी आपको नोट करके चलना है, इन पॉइंट को भी नोट करके चलना है। जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। कुछ दिनों तक इसके तनों को भी पानी में डुबोकर रखा जाता है। जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो इसे काट लेते हैं और कुछ दिनों तक जिसके तने को भी डुबोकर रखते हैं ताकि रेशों को अच्छी तरह अलग किया जा सके। फिर इनको पानी में पटक कर धुलाई कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, रुई से धागा बनाना। रुई से क्या, पहले धागा बनाते हैं, फिर उसको तंतुओं से धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। सूती धागे की कताई। अब यहाँ पर हम दो पढ़ चुके हैं। पहले आपने कॉटन पढ़ा यानी कि रुई, कपास पढ़ा, उसके बाद पटसन पढ़ा। अब हम सूती धागे की कताई किस तरह से होती है उसको पढ़ेंगे। क्रियाकलाप दिया गया, आपको करना है। एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे की तर्जनी से रुई को चुटकी से पकड़िए, धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेशों को लगाकर ऐंठते रहिए। क्या आप धागा बना सके। रेशों के धागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है आपसे कि कताई किसे कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने पर रेशे आपस में गुथ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में गुथ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। यहाँ पर आप कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है और हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ में कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तकली का चित्र जो है दिया गया है, दूसरा आपका चरखे का दिया गया है। बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। धागे से वस्त्र। अब धागे से वस्त्र कैसे बनता है। धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं, जिनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई है। जिसमें आपका बुनाई और बंधाई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनको एक सीरीज में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कताई होती है या फिर जो आपकी जो है ओटना होता है, और भी जितनी कताई, बंधाई
वस्त्र के बुनाई, ये सारी जो एक सीरीज में पूछ ली जाती हैं आपसे। मोटी सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा व चटाई को गौर से देखिए। आपको कोई समानता दिखाई देती है? ज़रूरत हो तो हैंडलेस से भी देखिए। इनमें आड़े व खड़े धागों पर ध्यान दीजिए। आइए चटाई बनाएं। आसपास ताड़ की पत्तियों में से एक कठोर भाग को हटाकर लंबी पट्टियां काट लीजिए। ताड़ के स्थान पर नारियल, खजूर की पत्तियां भी ले सकते हैं। इस कार्य में आप बड़ों की मदद लें। इन पट्टियों को समांतर ढंग से सजाकर दूसरी पट्टी को समांतर पट्टियों में एक पट्टी के ऊपर तथा उसके बगल वाली पट्टी को के नीचे से गुजारते हुए पिरोते जाएं। इस प्रकार की कई पट्टियां यह प्रक्रिया दोहराते जाइए। आपकी एक छोटी चटाई तैयार हो गई। इस प्रकार आप कागज की पट्टियां बनाकर कागज की चटाई भी बना सकते हो। जिस ढंग से आपने चटाई बुनी, लगभग उसी ढंग से धागे के 2 सेट बनाकर शर्टों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में ताड़ या कागज की पट्टियां की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघरों पर की जाती है। करघे या तो हाथों से चलाने वाले होते हैं या अथवा मशीन या बिजली से चलने वाले। तो बुनाई, क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर से धागे को खींचकर देखा है? जब ऐसा करते हैं तो आप क्या पाते हैं? यह धागा लगातार खिंचता चला जाता है। यह वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत से वस्त्र बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। बंधाई हाथों से, मशीनों द्वारा भी की जाती है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग अलग अलग वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। इन कपड़ों से पहनने के अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वस्त्रों का इतिहास, तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि वस्त्रों का इतिहास, आखिर जो वस्त्र जो है बनाना कहाँ से प्रारंभ हुए, कब से। आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में प्रमाणों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में वृक्षों की छाल, बकल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि के विकास के साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास से बुनकर चटाइयां तथा टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई जाती थी। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे। पुराने जमाने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। पुराने जमाने में लोगों की सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने कपड़ों की सिलाई करके पहनने के वस्त्र तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या आप आश्चर्यजनक बात है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शाल, दुपट्टा व पगड़ी का बिना सिले वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने जो न्यू वर्ड्स हैं यानी कि नए शब्द उनको सीखा। रुई कॉटन को कहते हैं, तंतु फाइबर होता है, कताई आपकी स्पिंग होती है, धागा आपका थ्रेड होता है, वस्त्र क्लॉथ और ये सारी जो है बधाई आपकी निटिंग होती है, बुनाई आपकी वेविंग होती है, हथकरघा आपका हैंडलूम होता है। हमने सीखा वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता पाई जाती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। इसमें आपको जो है कुछ तंतु आपको प्राकृतिक भी दिए गए हैं, कुछ आपको जो है मानव निर्मित भी दिए गए। पॉलिस्टर आपका मानव निर्मित है और ये सूती, रेशमी, ऊनी, ये सूती, रेशमी, ऊनी ये आपका प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आएंगे। वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें हम तंतुओं से प्राप्त करते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या मानव निर्मित होते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ मानव निर्मित तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों से की बुनाई अथवा बंधाई से वस्त्र बनते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये इसके कुछ
जो है वो भी दिए गए हैं कि इसमें आपको छांटना है प्राकृतिक तंतु कौन है और मानव निर्मित तंतु कौन है। ये आप पढ़ चुके हो तो इजीली आप इसको अलग कर सकते हो। पॉलिस्टर और नायलॉन आपका मानव निर्मित हो जाएगा, उसके बाद सारे आपके प्राकृतिक तंतु हो जाएंगे। इसमें दिया गया है तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल सही है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया सही है। जूट नारियल की बाहरी आवरण है। ये रुई के बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। धागों की बुनाई वस्त्र से एक टुकड़ा बनता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है। बिहार के किस जिले में जूट अधिक उगाया जाता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया